हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का 16 चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 16 जो कि है लाइट यानी प्रकाश। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लाइट के चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एंड तक इसको अच्छे से वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। और इसे जो भी नोट्स वगैरह बनाने हैं वो सारी चीज़ें आप करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है 8th में भी आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर इंटर, मतलब 12th तक के आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखिए, किसी को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई वस्तु, उसे हम तभी देख सकते हैं जब या तो प्रकाश उस वस्तु से उत्सर्जित हो रहा हो, उससे रिलीज हो रहा हो, या फिर उससे टकरा करके हमारे पास आ रहा हो। परावर्तित हो रहा है मतलब टकरा करके हमारी आंखों में पड़ रहा है, ठीक है। तभी हम कोई भी वस्तु जो होती है उसे हम देख सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है, नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। तो ये जो परावर्तन है, ठीक है, इसके नियम में सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे इसके परावर्तन के 2 ही नियम हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित कैसे हो रही है, जैसे कोई पृष्ठ है, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ है, इस पर ये अभिलंब, बीच का जो पॉइंट होता है वो अभिलंब होता है, ठीक है। तो अब इस पृष्ठ पर इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है, वो इस पृष्ठ पर जैसे ही पड़ेगी, यहाँ से टकरा करके वापस वो दूसरी, मतलब टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो वही आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली या यहाँ पे जाने वाली कह सकते हैं, ठीक है। तो वापस जाने वाली जो किरण होती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, अभिलंब। तो जैसे ये था पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो ये रेखा, यही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोणों को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के जो 2 इंपॉर्टेंट नियम हैं वो क्या हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यानी अगर आप कागज़, जैसे ये आपकी इस तरीके से आपतित, परावर्तित किरण और अभिलंब खींच दिया गया, ठीक है, ये पेपर पे मान लीजिए खींचा गया। अब अभिलंब को हम बेस मान करके यहीं से ही पेपर को अगर हम फोल्ड करना चाहें तो ये जो फोल्ड करने के बाद हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन, एक तरफ ये वाला पोर्शन दिखेगा और दूसरा तरफ टर्न करेंगे तो दूसरा ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये तीनों ही जो रेखाएं हैं वो एक ही पॉइंट, एक ही सरफेस पे हैं, तभी एक तरफ से एक एंगल, दूसरी तरफ से दूसरा एंगल दिख रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी इन तीनों के लिए, पहला रूल हो जाएगा। सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण होगा वो हमेशा इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2 नियम है परावर्तन के। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये परावर्तन का कोण दिखाया गया है, आपतन का कोण जो आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तन का कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों नियम हो गए। अच्छा, यहाँ पे 2 और पिक्चर्स हैं, इन्हें देखने से पहले हम थोड़ा सा मैटर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन ये क्या होता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा, जब आप समतल दर्पण, यानी जो आपके घर में जो मिरर होता है, ठीक है, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में आप अगर अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो वो उस दर्पण में आपका उल्टा हाथ प्रतीत होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है। यही जो घटना होती है इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक।
तो ये चीज़ डिस्कस करना था, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए नियमित तथा विसरित परावर्तन। परावर्तन दो तरीके के होते हैं, एक नियमित होता है और एक विसरित होता है। नियमित क्या होता है? सबसे पहले विसरित के बारे में देख लेते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए इधर, जैसे ये सभी समांतर आने वाली जितनी भी हैं वो सब एक जैसी हैं सारी किरणें, ठीक है। अब वो जिस सरफेस पे पड़ रही हैं वो अनियमित पृष्ठ है। अनियमित पृष्ठ पर जैसे ही ये पड़ रही हैं तो आपने देखा होगा कि हर किसी की परावर्तित जो किरण है वो अलग अलग है, ठीक है, मतलब विसरित हो गई हैं, फैल गई हैं, अलग अलग जो है जगह पर बिखर गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो परावर्तन होता है उसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है दर्पण। जैसे दर्पण चिकना होता है तो दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अब उसे देख लीजिए। नियमित परावर्तन में आप देखिए जैसी आपकी रेखाएं सीधी सीधी सारी रेखाएं जिस तरीके से आई हैं उसी तरीके से नियमित परावर्तन यानी दर्पण से हो करके जाने वाली यानी परावर्तित किरणें भी सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में एक जैसी होकर के गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन। नेक्स्ट है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं। तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए हमारे चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देती हैं। ज़्यादातर हमें वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। तो इसमें देखिए वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी जिन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण जैसे मोमबत्ती है, सूर्य है, लालटेन है आदि। मोमबत्ती की अपनी खुद की लाइट होती है, सूर्य की अपनी खुद की लाइट होती है, लालटेन की अपनी खुद की लाइट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर लालटेन या कैंडल कहीं बर्न है, कहीं जल रही है, ठीक है, तो ये उसकी रोशनी में हम और जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के होने पर दिखाई देती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस कहलाती हैं। उदाहरण में देखिए जैसे कुर्सी है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे बड़ा उदाहरण है। चंद्रमा की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, सूर्य की लाइट की मतलब सूर्य के जो प्रकाश होता है उसी में ही चंद्रमा जो है चमकता है। दूसरी एक और ख़ासियत चंद्रमा की होती है कि उसकी जो सरफेस होती है वो जो सन की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने वाली होती है, तभी और भी उसकी जो है मतलब चमक जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। कुर्सी वगैरह है, जैसे आपने कैंडल जलाया, ठीक है, अंधेरे में कैंडल जलाएंगे, कैंडल की अपनी खुद की लाइट होती है, उसकी रोशनी में हमें चेयर या और जितनी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एक दिया गया है परिदर्शी, जिसे पेरिस्कोप कहते हैं। इसका क्या काम है ये देखिए। यह एक प्राकृतिक यंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर प्राकृतिक यंत्र, सॉरी दोस्तों ये प्राकृतिक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रकाशिक, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रकाशिक। तो ये कैसा है? प्रकाशिक यंत्र है, ठीक, जो मतलब लाइट में जो लाइट के थ्रू जो वर्क करता है उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। तो परिदर्शी जैसे पेरिस्कोप कहते हैं, ये एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक जो देख रहा होगा, ठीक है, वो छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। ये इस यंत्र की सहायता से वो अपने चारों ओर की जो मतलब वो खुद छिपा हुआ है उसे कोई जानता भी नहीं है और वो अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को वो देख ले रहा है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे जो सैनिक हैं उनके द्वारा शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? पेरिस्कोप का। दूसरा है बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी किसे कहते हैं? कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप द्वारा भिन्न भिन्न कोणों पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के अलग अलग प्रकार के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। कैलाइडोस्कोप का क्या यूज़ है?
मतलब मिरर हैं उनको अलग अलग एंगल पे रख दिया जाएगा। इस तरीके से रखा जाता है कि वो जो प्रतिबिंब बनाएंगे, जो वो इमेज बनाएंगे, वो अलग अलग प्रकार के एक जो है मतलब क्रिएटेड आकर्षक पैटर्न को वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देखने को मिलता है। मतलब जो डिज़ाइनर होते हैं वो मोस्टली कैलाइडोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि उनको नए पैटर्न का आइडिया मिल सके। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार जो पैटर्न बन जाता है वो हमें दोबारा नहीं दिखता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया। इसके बाद देखिए विक्षेपण जिसे कहते हैं डिफ्लेक्शन, ये जो घटना होती है ये कब घटित होती है? तो देखिए प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जो लाइट होती है, लाइट जनरली इसको कहा जाता है वाइट लाइट है। ठीक है, जब वो वाइट लाइट अपने खुद के जो उसके खुद के जो कलर हैं जब उसमें वो मतलब कि विक्षेपित हो जाती है, उसमें बट जाती है। ठीक है, तो उसी को ही हम विक्षेपण या डिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक परिघटना है। तो वो सनलाइट या जो लाइट है उसकी तो विक्षेपण वो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। और आपने वो देखा होगा विबग्योर यूज़ होता है। ठीक है, विबग्योर जो 7 कलर्स का पूरा जो है ऑर्डर होता है, ये प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें उपस्थित जो कलर होते हैं उन्हीं का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हो गई। अब हम देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट तो मानव नेत्र के बारे में है। तो मानव नेत्र और उसकी फंक्शनिंग के बारे में देखिए। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। ठीक है, लगभग गोलाकार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसका एक पोर्शन ऐसा होता है, मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका मस्तिष्क तक जाने का जो रास्ता होता है, एक तो वो वाला थोड़ा सा शेप अलग हो जाता है, दूसरा आगे का कॉर्निया वाला, इस वजह से लगभग गोलाकार बोला गया है। तो नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद तथा कठोर होता है ताकि वह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। ठीक है, दूसरा अब इसमें कॉर्निया आता है। कॉर्निया जिसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, ये सबसे आगे का भाग होता है और जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये यहाँ पे नेत्र का पूरा दिखाया गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉर्निया है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा कॉर्निया के बाद परितारिका जिसको हम आइरिस कहते हैं, कलरफुल ये दिख रही है। इसकी फंक्शनिंग अभी हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आइरिस यानी परितारिका है। इसके बाद इसके जस्ट पीछे ये बीच में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसे पुतली कहते हैं, और इसी पुतली के जस्ट पीछे लेंस होता है। लेंस जो कि मसल्स का बना होता है। ठीक है, ये जो है लेंस हो जाएगा। उसके बाद ये पक्षमाप पेशियाँ होती हैं, इसको सीलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लेंस जो इमेज बनाता है वो रेटिना पर बनाता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये रेटिना होता है। रेटिना जो भी सिग्नल भेजेगी वो किसके द्वारा, दृक कोशिकाएं या प्रकाशिक तंत्रिका जो होती हैं उनके थ्रू भेजती है। यहाँ वाला जो एक पोर्शन होता है जहाँ पे कोई भी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही होती हैं, तो उनको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे फंक्शनिंग पहले पढ़ लें, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आइरिस जिसे परितारिका कहा जाता है, यह कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है और इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली के साइज को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। आइरिस का एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे ये है, जो पुतली आपने देखा होगा अंधेरे में जाते हैं तो उसका साइज़ फैल जाती है। ठीक है, वो बड़ी दिखने लगती है, और वही प्रकाश में जाते हैं तो वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये जो बड़ा होना, उसका डाइल्यूट होना, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना, ये दोनों जो इसकी प्रोसेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आइरिस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वही इस पर कंट्रोल करती है। दूसरा है वही आइरिस यानी परितारिका, ये नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। विशिष्ट रंग यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर आइस की दिखाई गई है इसमें ग्रीन कलर का एक जो है पूरा सर्कुलर, तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोगों की आइस जो है वो ब्लू या ग्रे कलर की दिखती है, कुछ की कुछ और कलर इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आइरिस की वजह से होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है। तो एक ये भी चीज़ हो गई कि ये विशिष्ट रंग प्रदान करती है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। वही डाइल्यूट जो पुतलियों का जो शेप चेंज कर रही है आइरिस, वो किसकी वजह से कर रही है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित की उतना ही प्रकाश जाए जितना जो आइज़ हैं वो बर्दाश्त करे। तो आइरिस या परितारिका जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस। ठीक है, जो आई लेंस अभी हम लोगों ने देखा था जो कि मसल्स का बना होता है, उसकी बात हो रही है। यह पुतली के पीछे होता है और यह केंद्र पर मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, इससे जैसे उत्तल लेंस होता है। देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो ये देखिए जैसे उत्तल लेंस होता है बिल्कुल वैसे ही ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। ठीक, तो उत्तल लेंस का भी शेप बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। ये लेंस का ये काम होता है। वो जो परत होती है उसी को ही हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ही रेटिना पर ही इमेज बनेगी। तो देखिए रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ये जो रेटिना वाली जो पूरी लेयर है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की नर्व जो सेल्स होती हैं उनकी बनी होती हैं। अब ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं, जो दृक् तंत्रिकाएं यहाँ पे हैं वो जो लाइट नर्व होती हैं, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दृक् तंत्रिका उन्हें कहा जाएगा जो जिनकी वजह से वही विजुअल नर्व होती हैं जो मेनली जो इमेज बनाने का काम या लाइट को जो है जो भी लाइट देखी जा रही है, ठीक है, उनको विजुअल कहा गया है तो जाहिर सी बात है लाइट की ही इफेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये इनको इसी वजह से विजुअल नर्व बोला जाता है दृक् तंत्रिकाओं का। तो अब क्या होता है कि कोशिकाओं द्वारा ये जो अनुभव की गई जो संवेदनाएं हैं वो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दी जाती हैं। कॉर्निया से जो विजुअल नर्व हैं वो ब्रेन तक ही पहुंचा देती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शंकु, जिन्हें हम कोन सेल्स कहते हैं, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। कोन सेल्स जो होती हैं ये तीव्र प्रकाश यानी डे में जो दिन के समय में जो तीव्र प्रकाश होता है उसके लिए जो कोन सेल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। शंकु रंगों की सूचनाएं भी मस्तिष्क तक भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जिन एनिमल्स में जो मतलब कोन सेल्स जिनमें पाई जाती हैं, तो कोन सेल्स क्या होता है कि वही मतलब तभी हमको दिन के समय में सभी दिन के समय में या लाइट जब प्रेजेंस रहती है तभी हमें सारी जितने भी कलर्स होते हैं अलग अलग वो सब हमको दिखते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है? कोन सेल्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद आती हैं शलाकाएँ। शलाकाएँ जिन्हें रॉड सेल्स कहते हैं। ठीक है, रॉड सेल्स ये कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है यानी रात के समय के लिए। तो हम यहाँ पे एक नोट है उसके थ्रू इसको कोन और जो रॉड सेल्स हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। अब उल्लू की जो रेटिना है इसमें बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कुछ शंकु होते हैं। अच्छा, इसकी जो कॉर्निया और पुतली की बनावट ऐसी क्यों रखी गई है? क्योंकि इन जो मतलब उल्लू जो होते हैं इनकी जो रेटिना होती है इनमें शलाकाएं यानी रॉड सेल्स जो होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है, और जो शंकु जो कोन सेल्स होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, तभी उल्लू को रात में दिखाई देता है और दिन में उनको नहीं दिखाई देता है क्योंकि उनकी कोन सेल्स होती ही नहीं है। और जो रॉड सेल्स होती हैं तो उनकी जो कुछ जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत उनको रात में जो दिखाई देता है, ठीक है, या जो भी लाइट वगैरह का मतलब लाइट में देख सकते हैं तो वो बड़ा कॉर्निया और बड़ा पुतली वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है? दिन के समय पक्षी जो होते हैं, कुछ यहाँ पे पक्षी दिए गए हैं जैसे कि चील और गरुड़, इनके नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं, कोन सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और जो शलाकाएं यानी कि रॉड सेल्स जो होती हैं ये कम होती हैं। तभी ये रात के समय में सब अपने अपने मतलब अंधेरा होते ही सब अपनी अपनी जो घर होते हैं या घोंसले होते हैं उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तभी पक्षी आपको बहुत कम ही रात के समय में देखने को मिलेंगे। तो इसका रीज़न यही है कि इनमें जो है कोन सेल्स जो शंकु कोशिकाएं जो होती हैं ये अधिक होती हैं और रॉड सेल्स कम होती हैं। लेकिन मनुष्य जो होते हैं इनमें सभी बैलेंस में होती हैं मतलब। ठीक है, तो तभी हम लोगों को दिन और रात दोनों में ही प्रॉपर अगर लाइटनिंग रहे तो हमें दिखता है। अब इसमें आता है सबसे लास्ट पॉइंट जिसे हम लोग ने पढ़ा था अंध बिंदु, जो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसके थ्रू। ये क्या है? दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को ही हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो पिक्चर थी इसमें देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये जो इसकी जो अंध बिंदु है वो ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, अरे सॉरी ये नहीं, ये वाला पॉइंट होता है। तो ये अंध बिंदु का पॉइंट बताया गया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चाहे ये हो ये वो वाला पोर्शन होगा जहाँ पे जो सेल्स हैं मतलब कि जो तंत्रिका कोशिकाएं और रेटिना की जो नर्व्स हैं वो दृक् कोशिकाएं और जो रेटिना की नर्व्स हैं ये आपस में उनकी संधि जहाँ पे होगी। ठीक है, तो वो जिस जगह पे मतलब वो मिलती जहाँ पे कोई भी नर्व नहीं होगी उसी जगह पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, तो संधि पे ही उनकी कोई कोशिकाएं नहीं होती हैं, इस वजह से उसी बिंदु को ही हम अंध बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक के जो मनुष्य की जो नेत्र थी वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखिए ये है चलचित्र।
चलचित्र किसे कहते हैं? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमारी रेटिना है, उस पर जो इमेज बनी है, हम ये मेरे सामने अगर या हम सब के सामने अगर कोई इमेज आती है तो हम लोग ऐसा लगता है कि वो तुरंत ही जैसे जो भी चीज़ हमने देखी फ़ौरन से वो गायब हो जाएगी अगर वो सामने से हट जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको हटने में 1/16 सेकेंड तक समय लगता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इमेज अगर रेटिना पर बन रही है तो वो 1/16 सेकेंड तक के वो बनी रहेगी। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 हर सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती हुई अनुभव होगी। तो इसी प्रकार ही जो मूवी वगैरह जो कुछ भी बनाए जाते हैं उनमें ऐसी पिक्चर्स को ही जो स्लाइड्स जो होती हैं उन्हीं को ही मूव कराया जाता है, तो इसी बेस पे ही उनको मूव कराया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वह न्यूनतम दूरी जो एग्जाम्स में अक्सर आता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सके वो क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी नेत्र, ये न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई भी नेत्र बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, स्पष्ट तरीके से किसी भी चीज़ को देख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक डिजीज़ है, उसे भी देख लेते हैं। और ये जो निकट बिंदु था या न्यूनतम दूरी थी, इससे रिलेटेड कुछ जो है डिजीज़ भी हैं जिनमें जिन लोगों को दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, या जिनको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ये जो दोष होते हैं इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग की जो 9th या हाई स्कूल में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है? कभी कभी मोतियाबिंद को कैटरैक्ट भी कहा जाता है, कभी कभी या विशेष रूप से वृद्धावस्था में, ज़्यादातर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विसरित हो रहा है, फैल रहा है। इसके कारण दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगर लेंस धुंधला पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है फिर वो इमेज भी जो है वो धुंधली धुंधली बनाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए अपारदर्शी लेंस को हटा करके, अब वो लेंस जो है वो कैसा हो गया? अपारदर्शी हो गया, तभी धुंधली इमेज बना रहा है। उसको हटा करके कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, और ये जो वही चिकित्सा के थ्रू ये जो बीमारी है इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब अगर थोड़ा लापरवाही की जाती है तो ये गंभीर स्थिति भी ले सकती है, तो इस वजह से इस पर जो है इसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो मोतियाबिंद में मेनली लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक नोट है यहाँ पे, भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों में अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। कहा जाता है कि जो विटामिन ए होता है ये रिच सोर्स होता है। ठीक है, विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसमें देखिए इसकी जब कमी हो जाती है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए इसके जो रिच सोर्सेज हैं उनसे हमें इसकी पूर्ति करनी चाहिए। जैसे विटामिन ए युक्त अवयव हैं जैसे कच्ची गाजर, गाजर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे कि पालक है, कॉड लिवर ऑयल, अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल में जैसे आम और पपीता, इन सब में भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं सारे। देखिए यहाँ पे जो कच्ची गाजर है, फूल गोभी और हरी सब्जियाँ, ये सब जो होते हैं ये रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, विटामिन ए के। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब उसी के साथ ही हम अपनी आँखों का, क्योंकि जो आइज़ होती हैं वो पूरी बॉडी की सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसकी देखभाल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, इस मतलब कि जो है इसको स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति क्या होती है? ब्रेल पद्धति देखिए, चाक्षुष विकृति यानी जो ब्लाइंडनेस से जो है युक्त लोग हैं उनके बारे में है, तो उसी को चाक्षुष विकृति ब्लाइंडनेस से रिलेटेड होती हैं। ये इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो थे उन्होंने, जो कि स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ठीक है, खुद ही जो है वो खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन थे, उन्होंने 1821 में चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति को विकसित किया। उस पद्धति को ही वही पद्धति चूँकि इन्होंने ही विकसित किया था, तो वही पद्धति ब्रेल पद्धति कहलाई। ये चाक्षुष विकृति युक्त जो व्यक्ति हैं वो ब्रेल पद्धति को अक्षर से सीखना प्रारंभ करते हैं। ये जो ब्रेल पद्धति थी ये मेनली उन लोगों के लिए थी जो मतलब कि थोड़ा ब्लाइंडनेस की वजह से
मतलब कि जब जिन लोगों की जन्मजात चाहे आंखों की रोशनी गई हो, चाहे किसी एक्सीडेंट की वजह से गई हो या किसी डिजीज़ की वजह से गई हो, तो इस तरीके के लोग जो थे उनके बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन थे वो तो विकसित थे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बाकी के जो सेंस ऑर्गन है, वो चाहे सुनने की शक्ति हो या फील करने की जो क्षमता होती है, इन सबको बहुत ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। तो ब्रेल पद्धति में क्या था कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो लेटर को समझने के लिए, क्योंकि इसमें मेनली जो ब्रेल पद्धति को सीखते हैं उनमें सबसे पहले वो अक्षर को सीखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद विशेष छाप जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं या जो अक्षर और अक्षरों का जो संयोजन होता है, शब्द वर्ड वगैरह, ये सब सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अक्षर हैं इनमें एक जो है पेपर या फिर कुछ भी दफ्ती का होगा, उसमें उभार करके कुछ जो है खाने जैसे बनाए जाते हैं। जैसे इस तरीके से 6 पॉइंट तरह के उभरे हुए रहते हैं, ठीक है, 6 पॉइंट रहते हैं। इन्हीं के हिसाब से ही वर्ल्ड को समझा जाता है। फिर उनका जो है मतलब कि उनकी स्टडी इसी के ही बेस पे की जाती है। तो यही जो ब्रेल पद्धति है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई जो ब्लाइंड पर्सनस जो थे उनके लिए, ठीक है, उनकी स्टडी, उनकी जीवन यापन के लिए सीधे से अगर कहें तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीय जो थे जिनकी महान उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो उनको स्ट्रगल था, ठीक है, उससे निकलते हुए उन्होंने कितनी महान उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। तो इनमें कुछ हैं, जैसे पहले हैं श्री रविंद्र जैन। श्री रविंद्र जैन जो हैं ये गीतकार हैं, संगीतकार, गायक। तो ये तीनों मतलब कि इनकी ये जो है गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक थे। इनकी जो आंखों की रोशनी जो गई है वो जन्मजात है, जन्मजात ही ये अंधे थे, ठीक है। इसके बाद है श्री लाल अडवाणी, ठीक है। तो श्री लाल जो अडवाणी जी हैं इन्होंने जो मतलब योगदान दिया है विकलांगों के लिए पुनर्वास का जो है इन्होंने इसका जो है बंदोबस्त किया है और इसके साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षा संस्था की स्थापना भी की है। और इसके अलावा जो अडवाणी जी हैं इन्होंने जो यूनेस्को की जो संस्था थी, ठीक है, मतलब कि भारत का वहाँ पे जो है भारत की तरफ से उन्होंने ये तो अडवाणी जी ने मेनली यूनेस्को में जो ब्रेल जो समस्याएं थीं, ठीक है, अब वो ब्रेल पद्धति से रिलेटेड या जो भी समस्याएं थीं उनका इन्होंने जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा ये जो हेलन ए केलर हैं ये जो है एक मतलब कि इंग्लिश ये जो लेखिका हैं, ठीक है, ये लेखिका भी थी साथ ही साथ प्राध्यापिका भी थी। इनकी एक जो है सबसे ज़्यादा इनकी एक पुस्तक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई वो है स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो ये भी जो है चाक्षुष विकृति युक्त ये भी थी। तो ये इन 3 जो महान हस्तियां हैं जिनके बारे में इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल के बाद भी महान उपलब्धियां प्राप्त की, ठीक है। तो इनके बारे में अक्सर कभी कभी इनके हेलन ए केलर की पुस्तक को लेकर के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वजह से इन कुछ जो महान हस्तियाँ थी इनके बारे में थोड़ा सा हमने इसमें इंक्लूड किया। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ क्लास 8th की जो साइंस की एनसीईआरटी है इसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, ठीक है, तो उसे भी जल्दी से कवर कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।